नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की लहर थोड़ी सी थमी है, लेकिन अब कई प्रकार के अध्ययन स्टडीज सामने आने लगे हैं। आखिर हिंदुस्तान में दूसरी लहर ने इतनी तबाही क्यों मचाई? क्या इसका एक कारण वायु प्रदूषण है, यानी एयर पोल्यूशन? हम इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी फॉर इंडोर एनवायरनमेंट के अध्यक्ष अरुण शर्मा जी। अरुण जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, ये इंडोर सोसाइटी और इंडोर एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत नए शब्द हैं। मैं यूं कहें मध्यम वर्ग के लिए ये नए शब्द है। क्या इनका भी कोरोना के स्प्रेड में, कोरोना के बढ़ने में रोल रहा है? कोई क्या रोल रहा है? देखिए अनिल जी, हिंदुस्तान में जो अपनी आबादी है और जो अपनी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और हम एक लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में आते हैं। तो हमारी जो हाउसिंग है, यानी हमारी जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे घरों में वेंटिलेशन जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। कहने का मतलब कि जो घर के अंदर की हवा है उस हवा का सर्कुलेशन बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता है, और चूंकि हवा का सर्कुलेशन अप्रोप्रिएट नहीं होता है इसलिए स्टेल एयर, यानी कि बिना फ्रेश एयर जो है वो स्टेल एयर काफ़ी देर तक घरों में रहती है। इसकी दो वजह। पहली वजह कि जब हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो हम खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखते हैं, यानी जो हवा अंदर है वो अंदर की अंदर ही रह गई। और मान लीजिए कि उस परिवार में 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं और उसमें से एक कोविड इन्फेक्टेड है, तो वो जो कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर वहाँ पे मास्क लगा के भी बैठे हैं या नॉर्मली बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में सांस के साथ और कोविड-19 के वायरस वो हवा में आते हैं। और हवा में चूंकि अब ये प्रमाणित हो चुका है, काफ़ी हद तक विश्वास किया जा चुका है कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। ये वायरस हवा में काफ़ी समय तक जिंदा रहता है और ये इतने सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वायरस के कि ये हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है, पहले हम सोचते थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी ड्रॉपलेट का मतलब कि जो हवा में पानी के कण मौजूद है, मॉइस्चर, उसके साथ वायरस जुड़ता है और मॉइस्चर चूंकि भारी होती है, पानी की बूंदें भारी होती हैं, वो तुरंत सतह पर गिर जाती हैं तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन अब देखा गया है कि नहीं, ये वायरस पार्टिकल जो हैं ये वायु में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं उनसे भी चिपकते हैं और ये पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैरता रहता है। सभी दर्शक जानते होंगे कि PM 2.5, PM 10, PM 1 ये हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, इनके ऊपर भी वायरस टिक सकता है और ये कंटिन्यूअसली हवा में तैरते हैं। तो अगर कई स्टडीज आई हैं कोविड के दौरान PM 2.5 जो है वो बहुत बढ़ गया था, ये भी स्टडीज आई है इंडोर इन्वायरमेंट्स में खास करके। लॉकडाउन की वजह से कम हुआ था, लेकिन जब लॉकडाउन हमने खत्म किया, अनलॉक करना शुरू किया तो PM 2.5 की वैल्यू फिर बढ़ने लगी थी। तो ये वायरस पार्टिकल उस पे रहते हैं और उसी हवा में बैठ के अगर हम सांस ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो इन्फेक्टेड व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से, और वो वायरस हमारी सांस के साथ हमारे अंदर चला जाएगा। अब दूसरी स्थिति ये है कि देश में प्रदूषण ज्यादा है। PM 2.5 के कंसेंट्रेशन, PM 10 का कंसेंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से, WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परमिसिबल लिमिट से 10 गुना 15 गुना तक ज्यादा होता है, यानी उतनी ज्यादा मात्रा में वायरस जो है वो हवा में मौजूद रहेगा। तो अब सर इससे बचाव क्या है? क्योंकि यहाँ तो जो घर हैं, जो दिल्ली का जो कल्चर है या मुंबई का जो कल्चर है, वहां तो अगर दूसरे के घर में जोर से किसी ने छींक दिया तो आवाज आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके घर में तड़का लगता है तो छींके दूसरे के घर में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे में हमें 2 चीजें करनी होंगी। पहला तो ये कि जो नेचुरल वेंटिलेशन हम कहते हैं कि उसमें आपके घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रहें और उसके साथ आप फैन चलाइए ताकि जो हवा है वो सर्कुलेट होती रहे और बाहर से फ्रेश एयर अंदर आती रहे और अंदर की स्टेल एयर बाहर निकलती रहे।
अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्रदूषण है, तो बाहर की खिड़कियां कैसे खोलें? तो उसमें ये है कि बाहर की खिड़कियां आप मतलब थोड़ी देर के लिए खोलें, एक अंतराल में खोलते रहें और फिर बंद कर दें। और हम घरों में एयर टाइट कंपार्टमेंट में तो रहते नहीं है, बाहर की हवा तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो प्रदूषण जो है वो बाहर का अंदर आएगा ही। लेकिन अगर हम उचित मात्रा में हवा को अंदर आने देंगे तो कम से कम वायरस जो है वो घर के अंदर इकट्ठा नहीं होगा, और इकट्ठा अगर नहीं होगा तो वो हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली में छोटे छोटे प्लॉट्स पे बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, बहुत सारी जगह, चाहे हम नई दिल्ली की बात करें, चाहे पुरानी दिल्ली की बात करें, बहुत सारी जगह। और तो आपको लगता है कि अगर फर्स्ट फ्लोर वाले को कहीं संक्रमण हुआ है तो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर वालों को भी हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसकी जो डिस्टेंस है उसकी एक लिमिट है। लिमिट है इन द सेंस कि वो 10 फीट तक चला जाएगा, 20 फीट तक चला जाएगा, लेकिन वो हवा में इतनी देर भी नहीं तैरता रहता है कि हवा तीसरी मंजिल से घूम के दूसरी मंजिल में घुसेगी और फिर पहली मंजिल में घुसेगी तो साथ में वायरस जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इतनी भयानक अगर स्थिति होती तो फिर तो शायद सभी लोग संक्रमित हो जाते, अभी तक कोई नहीं बचता। लेकिन हमारे घर के अंदर अगर एक संक्रमित मरीज है तो उससे बचने के लिए और हमें ये हवा को प्रदूषण से बचाना होगा, या हवा को सर्कुलेट कराना होगा। नीचे की मंजिल या ऊपर की मंजिल में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे इतना रिस्क नहीं है। अरुण जी, थर्ड वेव की बात हो रही है, हम कहते हैं थर्ड वेव ना ही आए, लेकिन इन हालातों में जब वायु प्रदूषण है और आपको लगता है कि हवा से चीजें बढ़ रही हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए जी, लोगों को क्या क्या खोल देना चाहिए, जरा उस पर भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन एक प्रक्रिया होती है कि आमने सामने की दीवारों पे अगर दरवाजे और खिड़कियां बने हुए हैं आमने सामने की दीवारों पे, और वो आपकी खिड़की जो है वो ओपन में खुलती है, यानी जैसा आप बता रहे थे कि आप खिड़की खोलें तो सामने दूसरा घर मिले, दूसरे का किचन मिले तो फायदा नहीं है। लेकिन दो घरों के बीच में अगर 5 फीट से 10 फीट की भी दूरी है, यानी हवा के प्रवेश करने की जगह है, वहां अगर आप खिड़की और दरवाजे पीरियोडिकली खोल देते हैं, यानी मैं कहूं कि अगर 1 घंटे के अंदर 15 मिनट के लिए आप खोल के रखते हैं, ठीक है, तो वो आपकी हवा एक बार फ्रेश एयर से भर जाएगी। उसके बाद आपने 1 घंटे एयर कंडीशनर चलाया, आपने दरवाजे खिड़कियां बंद किए, जितनी देर वो ठंडा रहा वो ठीक रहा, फिर आपने थोड़ी देर के लिए खोल दिया, तो बार बार अगर फ्रेश एयर कमरे में आती रहेगी तो इससे वायरस वहां पे कंसंट्रेट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कंप्लासेंसी है कि अब हमें वैक्सीन मिल गई, अब सेकेंड वेव खत्म हो गई, अब हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत नहीं है, ये सबसे ज्यादा भयानक होगा। कहने का मतलब कि मास्क का उपयोग जिस तरह से हमने सेकेंड वेव के बाद में के आखिरी दिनों में करना शुरू किया और उसकी वजह से सेकेंड वेव कंट्रोल में आई, वो प्रैक्टिस हमें अभी भी जारी रखनी पड़ेगी। यानी मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि मास्क को पहनने, मान लीजिए कमरा है, वहां पे मैं मास्क पहन के बैठा हूं और अकेले बैठा हूं, तो मुझे लगा यहां तो कोई है नहीं, मैंने मास्क उतारा, मैं वहां पे आधे घंटे बैठा रहा, फिर मैं उठ के चला गया। अब उस जगह 2 लोग और आए और उन्होंने देखा कमरा तो खाली है, यहां तो कोई रिस्क नहीं है, और वो मास्क उतार के बैठ गए। लेकिन मैं जो पहले वहां से उठ के गया, मैंने जो वायरस वहां हवा में छोड़े, हवा में अगर वेंटिलेशन नहीं था कमरे में, वो हवा वहीं की वहीं रही, तो वो वायरस पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं। और मेरी जो ये सेंस बनी कि नहीं अब तो कमरा खाली है, मैं जाके बैठूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा। वहां अगर हम जाके बैठ रहे हैं तो वो वायरस पार्टिकल हवा में मौजूद है, तो वो हमें संक्रमित कर देंगे। इसलिए ऐसी जगहों पे भी और मास्क पहन के बैठना जरूरी है। अरुण जी, फिर तो जो एयर कंडीशन कोचेज हैं रेलवे के जी, वो भी खतरनाक हैं। जो दिल्ली या बड़े बहुमंजिली जो बिल्डिंगें हैं उनके ऑफिस हैं जो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, वो भी खतरनाक है। जो होटल्स हैं, क्योंकि उनमें तो कभी भी शायद खोला ही नहीं जाता होगा, क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं होता होगा, वहां पर भी खतरा है। देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में और एक इसी तरह के होटल में
एक संक्रमित व्यक्ति थे जो माइग्रेंट होकर आए थे, इसलिए वो होटल में रुके थे और उनकी वजह से उस कमरे में काम करने आने वाले कर्मचारी संक्रमित हो गए उस होटल के। जब उसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति से जांच की गई तो पता चला कि उनके वेंटिलेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट था और एयर फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में हुई और जिसकी वजह से और जो होटल के जो कर्मचारी थे उस एरिया में काम करने वाले वो भी संक्रमित हुए। यानी वेंटिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अब वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित भी हो चुका है इन्वेस्टिगेशन करके। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऑफिस है जिसमें सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई कि भाई अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऑफिस में और 50% से ज्यादा लोगों की अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप स्टैगर करें टाइमिंग को, कि सारे लोग 9 बजे आ रहे हैं और 5 बजे जा रहे हैं, ये ना करके आप उसको स्टैगर करें कि कुछ कर्मचारी 8 बजे आ रहे हैं, कुछ 9 बजे आ रहे हैं, कुछ 10 बजे आ रहे हैं। तो वो जो एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी पर स्क्वायर मीटर, नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल है, वो कंट्रोल होगा। तो उनमें अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो वो इन्फेक्शन फैलाने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कि आज दिल्ली के हर घर का वेंटिलेशन ऑडिट होना चाहिए, हर दफ्तर का वेंटिलेशन ऑडिट होना चाहिए? अब वो समय आ गया है। जी, मैं इस बात को मानता हूं कि वेंटिलेशन ऑडिट होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपके घर में या ऑफिस में फ्रेश एयर का सर्कुलेशन कितना हो रहा है। जी, ये सिर्फ वायरस के लिए नहीं, अपील या रिकमेंडेशन सरकार को या देश के जनता को करना चाहेगी? आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की अपील कर सकते हैं? नहीं, मैं ये जरूर चाहूंगा कि वेंटिलेशन की ऑडिट हो और उसमें ये जांच की जाए कि कितनी देर तक हम एक कमरे में और प्रदूषित वायु को या स्टेल एयर को रखते हैं, वो सर्कुलेशन की व्यवस्था हो। ऐसे सिस्टम्स बनने चाहिए कि फ्रेश एयर रेगुलरली सर्कुलेट होती रहे, आती रहे, नॉट ओनली वायरल इन्फेक्शन के लिए बट जो टॉक्सिक मटेरियल अदरवाइज पॉल्यूशन की वजह से हवा में मौजूद हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। अभी एक स्टडी सामने आई है, 2-3 दिन पहले अखबारों में भी उसकी रिपोर्ट छपी थी। नेचर साइंस में ये रिपोर्ट आई है कि भाई हिंदुस्तान में घरों में जो प्रदूषण होता है वो टोटल वायु में होने वाले प्रदूषण का 25% हिस्सा जो है वो घरों के प्रदूषण से आ रहा है, यानी घरों में जो है उससे आ रहा है। और प्रदूषण से होने वाली जो मौत है, जो डेथ्स हैं, उसका भी एक लार्ज कंट्रीब्यूशन रेसिडेंशियल हाउसेस के पॉल्यूशन की वजह से है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हमें यह देखना चाहिए कि रेसिडेंस में बायोमास फ्यूल की यूज की वजह से और इम्प्रॉपर वेंटिलेशन की वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो लाइफ के लिए हानिकारक है, अनहेल्दी है। इसलिए ये वेंटिलेशन सिस्टम रिव्यू होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और दिल्ली, बॉम्बे जैसे हाईली डेंसिटी वाले पॉपुलेशन इलाकों में किस तरह से हम वेंटिलेशन इंप्रूव करें, इसके लिए नई नई तकनीक मेरे ख्याल से सामने आनी चाहिए। अभी तक शायद इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है, स्पष्ट दिशा निर्देश। इनफैक्ट इंडोर एनवायरनमेंट के बारे में अभी तक कोई दिशा निर्देश हमारे देश में नहीं बना है। बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, जैसे हम थोड़ी देर नाक मुंह बंद करके नहीं जी सकते, दम घुट जाएगा, वैसे ही घर में भी सब कुछ बंद करके नहीं जी सकते हैं, दम घुट जाएगा। दफ्तर हो या गाड़ी हो या कहीं भी हो, आप जहां रहते हैं वहां थोड़ा सा खुलापन लाएं। अगर बहुत बंद है तो ये पहल शुरू की जाए कि उसको थोड़ा खोला जाए। सरकार से बात करें, सोसाइटी से बात करें, जैसे भी संभव है थोड़े से खुलेपन में आइए। हमारे विचार खुले हैं, हमारा देश खुला है, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा घर और अपना एरिया भी खोल लेते हैं। अरुण जी, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।